तो हेडिंग डाली, आज देखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बताता है कि यदि कोई एक निकाय है, यदि कोई एक यहाँ पे सिस्टम है, निकाय यानी क्या होता है, कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर कोई बाह्य बल जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है, ये बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो यदि किसी निकाय पर, किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो इस निकाय का जो संपूर्ण संवेग होता है, इस निकाय का जो टोटल संवेग होता है, टोटल मोमेंटम होता है, वो यहाँ पे नियत होता है, वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। समझ में आ गई बात? तो यदि किसी निकाय पर, किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, तो उस निकाय का, उस सिस्टम का जो संपूर्ण संवेग होता है, टोटल मोमेंटम होता है, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो इसको लिख सकते हो कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगे तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत या कांस्टेंट होता है। तो निकाय का जो संपूर्ण रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का जो प्रारंभिक संवेग होता है, वो निकाय के अंतिम संवेग के बराबर होता है। ठीक, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो निकाय का जो प्रारंभिक संवेग है वही अंतिम संवेग होगा। ठीक, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो संवेग में, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग है ये। तो संवेग में परिवर्तन कब होता है? जब इसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य करता है और बाह्य बल के कारण इसका वेग परिवर्तित हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके संवेग में परिवर्तन हो गया है। ठीक, तो यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो इसका जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि इसका रेखीय संवेग वहां पर परिवर्तित नहीं होगा। तो वही यहाँ पे बताया है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो निकाय होता है, उस निकाय का, ठीक है, जो प्रारंभिक वेग होगा, संवेग होगा, वही उसके अंतिम संवेग के बराबर होगा। तो यानी कि इस निकाय का जो संवेग है वो कैसा है, संरक्षित है। संरक्षित है यानी कंजर्व है ना। संरक्षित या कंजर्व किसको बोलते हो, जो परिवर्तित नहीं हो रहा हो, है ना, उसको संरक्षित या कंजर्व बोलते हैं। तो संवेग यहाँ परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको संरक्षित या कंजर्व बोलेंगे। अब यहाँ पर इसको हम न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उससे प्रूव भी किए कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम, तो न्यूटन का द्वितीय नियम हमको क्या बताया कि जो बल होता है, फोर्स होता है, वो
संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। अब यदि बोल रहा है कि बाह्य बल जो है वो नहीं लग रहा है, तो बाह्य बल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो यदि हम बोल रहे हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति है, यानी बाह्य बल 0 है, तो यदि इसके मान को 0 रख देंगे तो संवेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा। अब इन तीनों दोनों का तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 बराबर क्या आएगा, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा। तो संवेग में परिवर्तन शून्य होगा, मतलब कि इसका संवेग जो होगा वो अब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये नियतांक हो जाएगा यहाँ पे। तो इस निकाय का जो संवेग होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। और इसी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्शन का जो है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, तो कल हम पढ़े थे न्यूटन के थर्ड लॉ पे, है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करती है और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। इसको नोट कर लिए, सब कर लिए नोट, इसको नोट कर लो इसको। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, यहाँ पे उदाहरण है किसके, रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण है। तो रॉकेट नोदन, रॉकेट नोदन इसका उदाहरण होता है। दूसरा, बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर धक्का लगना। तो बंदूक और गोली मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक निकाय बनाएंगे। तो गोली दागने पर जो संवेग होगा, ठीक है, गोली दागने पर जो संवेग होगा, ये संवेग यहाँ पे रहेगा। और संवेग संरक्षण का नियम क्या बताता है, प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होता है, अंतिम संवेग। तो यहाँ पे अंतिम संवेग यदि ये है गोली दागने पर, तो ये संवेग क्या होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, गोली का वेग निकाल सकते हैं। और नाव से कूदने पर नाव पर पीछे की ओर धक्का लगना, तो ये सभी संवेग संरक्षण के उदाहरण होते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, एक समान वेग से गतिशील पिंड को 200 न्यूटन का बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोक देते हैं, तो पिंड के प्रारंभिक संवेग की गणना कीजिए। तो पिंड के प्रारंभिक संवेग की गणना यहां पे आपको करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नोट कर लिए कि कोई पिंड जो है एक समान वेग से गतिशील है और उस पर हम 200 न्यूटन का क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, और बल लगाकर इतने सेकंड में उसको रोक दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, बल और समय दिया हुआ है। तो बल और समय का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो यदि हम देखें कि बल का जो आवेग होता है, ठीक है, वो बल का आवेग किसके बराबर होता है, तो बल और गुणित क्या होता है, समय। ठीक। तो बल गुणित क्या होता है, समय, तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, बल का आवेग बोलते हैं। ठीक है, तो बल गुणित समय को बल का आवेग यहां पे हम बोलते हैं। अब बल का जो आवेग है यही क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो संवेग हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमको जो दी हुई वैल्यू है, बल और समय है, तो बल और समय से हम क्या निकाल सकते हैं, बल का आवेग, और बल का आवेग ही क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे कि बल का आवेग होता है संवेग में परिवर्तन।
तो बल का आवेग है बल गुणित संवेग, और संवेग में परिवर्तन है प्रथम संवेग और द्वितीय संवेग, दोनों संवेग का अंतर, ये क्या आएगा, संवेग में परिवर्तन आएगा। ठीक, तो बल का आवेग यहाँ पे कितना है, तो 200 न्यूटन का बल है और कितने सेकंड तक लगा रहे हैं, तो ये बल का आवेग हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, द्रव्यमान गुणित पहला वेग और द्रव्यमान गुणित दूसरा वेग, तो ये संवेग में परिवर्तन आएगा। तो जब इसको हम रोक देते हैं तो रोकने पर वेग शून्य होगा, रोकने पर वेग क्या हो जाएगा, शून्य, यानी v2 का मान क्या होना चाहिए, शून्य। तो यहाँ पे जो p2 है वो mv2 है, तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक, तो यदि इसका मान यहाँ पे शून्य होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि संवेग में कितना परिवर्तन यहाँ पे होगा। बात समझ में आई? तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, तो P1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमको सिर्फ पता करना है कि संवेग में परिवर्तन जो होगा वो किसके बराबर होगा, P1 के। तो यदि हम यहाँ पे लिखें कि जो संवेग में परिवर्तन होगा वो P1 माइनस P2 होगा, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे शून्य, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक, तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, केवल P1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग शून्य हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा रहेगा, P1 बचा रहेगा। तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 न्यूटन सेकंड ये हो जाएगा इसका आवेग। और यदि संवेग को बोलेंगे तो संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या होगा, इसका प्रारंभिक संवेग होगा। आई बस समझ में, इसको नोट करिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक आरोपित यानी अप्लाई करते हैं, तो निम्न की गणना कीजिए। तो निम्न की गणना यहां पे कीजिए। तो पहली गणना आपको यहां पे करनी है कि बल का आवेग क्या होगा। तो यदि बोलता है कि बल का आवेग क्या होगा, तो बोला 5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक आप लगाओगे, तो उसके बल का आवेग क्या होगा। तो जो बल का आवेग होगा वो बल गुणित क्या हो जाएगा, समय। तो बल है यहाँ पे 10 न्यूटन और समय कितना है, 5 सेकंड। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, 50 न्यूटन सेकंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इसकी गणना कीजिए। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, तो अभी पढ़े थे जो क्वेश्चन है ना, कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के। तो बल का आवेग होगा ये, तो संवेग में परिवर्तन यानी बल का आवेग हो गया, और बल का आवेग क्या हो गया, बल गुणित समय। तो सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50। अब इसको ऑप्शन में देख लो, न्यूटन सेकंड है क्या, नहीं है तो फिर क्या होगा, संवेग है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा आपको बोल सकता है कि इसमें वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में
परिवर्तन। तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? तो वस्तु के वेग में परिवर्तन यानी क्या हो जाएगा? उसके संवेग में परिवर्तन। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन यानी क्या हो जाएगा? उसके संवेग में परिवर्तन। तो जो संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणित क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा, है कि नहीं? तो संवेग में परिवर्तन को क्या बोलोगे? द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन। तो वेग में जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन बटा द्रव्यमान हो जाएगा। तो भी हमने निकाला संवेग में परिवर्तन कितना होगा? 50, और उसका द्रव्यमान भी कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो उसके वेग में इतना यहाँ पे परिवर्तन आएगा। इसके बाद में पूछ सकता है कि वस्तु का त्वरण कितना होगा? तो वस्तु का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कितना होगा? ठीक है, तो वस्तु का जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कितना होगा यहाँ पे? तो त्वरण या एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो आप? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 न्यूटन, और मास कितना है उसका? 5 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे लिफ्ट की गति। तो लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी किसी भी वस्तु पर जो बल लगाती है उस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल बोलते हैं। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पे m है, और उस m द्रव्यमान की वस्तु पर जो पृथ्वी है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो जिस बल से आकर्षित करती है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। और वो गुरुत्व बल जो होता है वो किसके बराबर होता है? mg। और यही क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, कल बताया था ये मैंने आपको, तो उसमें नोट कर लीजिए एक बार, और उसमें लिख लीजिए पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट, यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का मास, वस्तु का द्रव्यमान यानी वस्तु का मास स्मॉल m हो, तो वस्तु का मास स्मॉल m हो तो वस्तु का भार mg, वस्तु का भार mg है ना, वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है mg होता है। यह गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यह गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। यह गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल फोर्स के
इक्वल हो जाता है, इक्वल होता है। अब यदि बोलता है यहां पे कि यदि कोई लिफ्ट है, यदि कोई लिफ्ट एक समान चाल से, एक समान चाल से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यदि कोई वस्तु लिफ्ट में, यदि कोई लिफ्ट एक समान चाल से चलती है, चलती है, लिफ्ट कैसे चलती है, ऊपर नीचे होती है ना। तो यदि कोई लिफ्ट एक समान चाल से गति करती है, मोशन करती है, तो लिफ्ट में रखी वस्तु, तो लिफ्ट में रखी वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यदि लिफ्ट जो है एक समान चाल से चल रही है, तो यहां पे यूनिफॉर्म क्या है, उसकी स्पीड है, यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी है। तो यदि कोई लिफ्ट जो है एक समान चाल से मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो लिफ्ट में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके भार में, उसके वेट में कोई परिवर्तन, कोई चेंज वहां पर नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा, कब नहीं होगा, जब वो एक समान चाल से यहां पे चलेगी। ठीक है, तो लिफ्ट में रखी वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पे जो वस्तु का भार होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु का भार किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी उसके वास्तविक भार के बराबर यहां पे रहेगा। ठीक है, तो जो वस्तु का भार होगा, वो वस्तु का भार कितना होगा, जो उसका सामान्य भार होता है। और वस्तु का सामान्य भार क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान गुणित गुरुत्व त्वरण। ठीक है, तो वस्तु का जो सामान्य भार है वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो इसके इक्वल वहां पे वस्तु का भार होगा, उसका वेट होगा। लेकिन यहां पे यदि इसको चेंज करता है, बोलता है कि यदि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से, अब यहां पे क्या हो जाता है, त्वरण आ जाता है, भले ही वो एक समान हो, यूनिफॉर्म हो। एक समान का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो यदि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर गति करती है, ऊपर गति करती है यानी ऊपर की ओर जाती है, लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर जाती है, तो लिफ्ट में रखी वस्तु के भार में वृद्धि होती है। तो लिफ्ट में रखी वस्तु का जो भार है वो यहां पे बढ़ जाएगा। तो यदि हम देखते हैं कि यहां पे जो गुरुत्व त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो कैसे काम कर रहा है, नीचे, और हम क्या कर रहे हैं, एक समान त्वरण से ऊपर जा रहे हैं। तो हम इस ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। हमारा जो त्वरण है वो कैसा है, ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि यदि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण स्मॉल ए, ऐसे लिख लो, एक समान त्वरण स्मॉल ए से ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट में रखी वस्तु का भार क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। तो भार क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं तो वहां पे जो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो इस गुरुत्व त्वरण के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण नीचे लग रहा है, एक तो हमने इस गुरुत्व त्वरण को ओवरकम किया, इसको पूरा किया, और उसको पूरा करने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो कुल त्वरण है वो इन दोनों त्वरण का क्या होगा, योगफल होगा। ठीक है, तो यहां पे जो कुल त्वरण होता है, टोटल जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, वो होता है a प्लस जी। तो कुल त्वरण आपका ये हो जाएगा। तो वस्तु का भार क्या होता है, तो वस्तु
का जो भार होता है, ठीक है, वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या हो गया यहाँ पे, a प्लस जी हो जाएगा। तो वस्तु के जो भार में वृद्धि होगी और वस्तु का जो भार है वो कितना हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान गुणित जो जिस त्वरण से ऊपर जा रहे हो प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब यदि इसी को यहां पे बोलता है यदि कोई लिफ्ट एक समान त्वरण, त्वरण आना चाहिए शब्द है ना, एक समान त्वरण ए से नीचे आती है, तो यदि कोई लिफ्ट जो है एक समान त्वरण से नीचे आती है, तो लिफ्ट में रखी वस्तु का भार घट जाता है। तो लिफ्ट में रखी वस्तु का भार क्या होगा, घट जाएगा। तो यदि हम देखें कि जब लिफ्ट क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी कैसे काम कर रहा है, नीचे, और हमारा त्वरण भी क्या कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण में से हमारे त्वरण को घटाना पड़ेगा, तो जो कुल त्वरण है वो हमारे पास में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल त्वरण होता है यानी टोटल एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू होती है a माइनस जी, ठीक। तो यहां पे देखेंगे कि जो वस्तु का भार होगा वो हो जाएगा m a माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नीचे आने पर वस्तु के भार की गणना आप कैसे करोगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब यदि बोलता है कि लिफ्ट जो है उसको क्या किया है, उसकी रस्सी को किसी ने काट दिया है, तो लिफ्ट जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। तो जब जो है लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, ठीक, तो उस समय देखेंगे कि जो बस इसके त्वरण का मान है, ए का मान नीचे आने का, और जो गुरुत्व त्वरण का मान है, दोनों मान कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि यदि बोलता है कि यदि कोई लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली, यदि कोई लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एक समान त्वरण से नीचे गिरती है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाता है। तो वस्तु का जो वेट है शून्य हो जाता है, जिसको बोलते हैं भारहीनता, ठीक है, इसी को भारहीनता बोलते हैं। क्योंकि यहां पे जो कुल त्वरण है, ठीक है, एक समान त्वरण ए लिख दो यहाँ पे, जो कुल त्वरण है वो कुल त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी हो गया है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी है यहाँ पे, तो ए माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो वस्तु का भार है, तो वस्तु का जो भार है वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वस्तु जो है उसका भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। दूसरा बोलता है कि यदि यहाँ पे जो लिफ्ट गिर रही है और उसका जो त्वरण है वो गुरुत्व त्वरण से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है। तो लिफ्ट यदि लिफ्ट का त्वरण
नीचे गिरते समय या ऐसे गिरते हैं, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो जो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर, वो लिफ्ट की छत से जाके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, लिफ्ट की सतह पे नहीं रहेगा, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो त्वरण है वो क्या हो गया है, यहाँ पे बढ़ गया है। किसकी तुलना में? गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में। ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये याद रखना है, और ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार इसमें। कि यदि बोलता है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति सिर पर भार रखकर नीचे कूदता है तो उसको कितना भार महसूस होगा? ठीक है, तो नीचे कूदता है तो उसे भार का मान 0 प्रतीत होगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपने सर के ऊपर में कोई भार रख लिया और भार रखकर नीचे कूदेगा, तो उसके सर पर जो भार है उसको कितना एहसास होगा, कितना महसूस होगा? 0। तो उसको कोई भार का एहसास वहां पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वो नीचे कूद रहा है तो उसका जो त्वरण है वो किसके बराबर होगा? गुरुत्व त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा तो वहां पे क्या होगा? भारहीनता हो जाती है, तो उसको उसका भार जो है वो 0 महसूस होगा। ठीक, अब इसके बाद में यदि बोलता है कि कोई लिफ्ट जो है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, जैसे अभी हमने लिखा कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट में लोलक घड़ी, लोलक घड़ी यानी पेंडुलम वॉच की स्थिति क्या होगी? तो जो लोलक घड़ी है, पेंडुलम वॉच होती है, उसका क्या होता है? आवर्त काल, यानी कि टाइम पीरियड होता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई स्क्वायर रूट L/g। तो g क्या है यहाँ पे? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका जो कुल त्वरण है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यदि हम देखेंगे कि जो कुल त्वरण है जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है a=0, a=g=0, तो यहाँ पे जो उसका आवर्त काल होगा वो आवर्त काल कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, आवर्त काल मतलब होता है कि जो ये पेंडुलम वॉच है यहां से गई, वापस आई, यहाँ फिर वापस आई, तो एक चक्र पूरा की, इसको बोलते हैं आवर्त काल। ठीक है, इसका जो समय है
एक चक्र पूरा करने का उसको क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि अनंत समय लगेगा उसको आने में, यानी घड़ी क्या हो जाएगी आपकी, रुक जाएगी। ठीक है, तो बोलेंगे कि घड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो घड़ी बंद हो जाएगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट में यदि कोई लोलक घड़ी है तो वो घड़ी उसमें बंद हो जाती है। ठीक है, तो सब नोट कर लिए इसको। अब इसके बाद में नया टॉपिक देखेंगे, वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो घर्षण या फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है। तो सबको पता है कि यदि कोई एक वस्तु यहां पे रखी हुई है ये, और इसके ऊपर में किसी दूसरी वस्तु को रखा गया है, तो इस प्रकार से ये दो वस्तुएं और एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। यदि ये इस दिशा में मोशन करती है, चलती है, तो इनकी जो ये कांटेक्ट सरफेस है, इनकी जो संपर्क सतह है, इनके मध्य एक बल कार्य करता है। ठीक है, जो इसकी गति का विरोध करता है, इसके मोशन का अपोज करता है। तो उस गति विरोधी बल को क्या बोला जाता है, घर्षण फ्रिक्शन बल बोलते हैं। ठीक है, तो घर्षण किसको बोलेंगे, समझ में आया। तो उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा लिखिए पहले। जब एक पिंड, एक बॉडी, जब एक पिंड, एक बॉडी दूसरे पिंड, दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलती है, स्लाइड करती है, फिसलती है, स्लाइड करती है, तो उनके संपर्क तलों, तो उनके कांटेक्ट सरफेस, तो उनके संपर्क तलों, कांटेक्ट सरफेस के मध्य, के मध्य एक बल कार्य करता है, एक फोर्स एक्ट करता है, एक बल कार्य करता है, एक फोर्स एक्ट करता है, जो उनकी सापेक्ष गति, जो उनके रिलेटिव मोशन, जो उनकी सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को, इस गति विरोधी बल को, मोशन रेजिस्टेंस फोर्स को, इस गति विरोधी बल को, मोशन रेजिस्टेंस फोर्स को घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक, तो यहां पे इसको इस प्रकार से हम समझेंगे कि जैसे कि कोई ये एक प्लेन है, ये एक कोई समतल है ये। ठीक है, और इसके ऊपर में यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है, कोई पिंड रखा हुआ है। तो ये जो पिंड होता है, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो नीचे की ओर कार्य करता है, इसका जो भार है वो नीचे की ओर कार्य करेगा, mg। और ये जो सतह है इस पिंड पे क्या लगाती है, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इसके लंबवत कार्य करता है ना, सतह के कैसा होता है, अभी लंबवत होता है। तो इसको क्या बोलोगे, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया उसको बोलते हैं। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये इस बॉडी का, इस वस्तु का भार हो गया जो नीचे वर्क करता है। अब यदि इस वस्तु पर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, तो ये जो बल है ये हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आरोपित बल, आरोपित बल यानी अप्लाइड फोर्स। तो ये बल हम इसके ऊपर में यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारा आरोपित बल है, अप्लाइड फोर्स है। तो जब हम इसके ऊपर बल लगाते हैं तो इसकी संपर्क सतहों के मध्य क्या होगा, वहां पे
फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो घर्षण बल होता है वो गति विरोधी बल होता है। ठीक है, मोशन रेजिस्टेंस फोर्स होता है। यदि बल, आरोपित बल इस दिशा में है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ठीक अपोजिट वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है इसको क्या बोलोगे? फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि इसको क्या बोलोगे? घर्षण बल बोलोगे। तो जो घर्षण बल है वो आरोपित बल के क्या होता है? विपरीत दिशा में काम करता है। अब यदि इसको हम इस प्रकार से समझें कि ये है बाह्य बल, बाह्य बल यानी आरोपित बल, आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, और ये यहां पे शो कर रहा है घर्षण को यानी कि फ्रिक्शन को। तो यदि देखेंगे कि जब तक इस वस्तु पर जो बल लगा हुआ है वो जीरो है, तो वस्तु पे कितना बल है? यहाँ पे जीरो है। तो इस वस्तु में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, घर्षण बल होगा, वो भी क्या होगा? शून्य होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु पे यदि वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से वस्तु रखी हुई है, इस पे कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, बाह्य बल कोई नहीं है, जीरो है, तो इसमें घर्षण बल भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो कोई घर्षण बल उसमें काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जो कर्व है वो ओरिजिन से, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। ठीक, अब जैसे जैसे क्या करेंगे, हम बाह्य बल बढ़ाएंगे तो घर्षण बल भी उसी के साथ साथ क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम बाह्य बल बढ़ा रहे हैं और घर्षण बल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैसी लाइन बन रही है यहाँ पे? सरल रेखा। ठीक है, यानी कि घर्षण बल जो है वो बाह्य बल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या बोल सकते हो कि जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संपर्क सतहों के मध्य इस समय जो घर्षण कार्य कर रहा है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं कि यदि हमारा जो बाह्य बल है, यदि हमारा कौन सा बल है? बाह्य बल, वो कम होता है, वो यहाँ पे कम होता है, तो जो वस्तु है वो चल नहीं पाती है, वस्तु चल नहीं पा रही है। तो इस समय संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल है उसको क्या बोला जाएगा? स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक, अब हम इस बल के मान को क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं। अब बढ़ाते बढ़ाते एक इसकी सीमा यहां पे आ गई कि ये जो बिंदु आपको यहां पे दिख रहा है, इस बिंदु पे ठीक है, इस बिंदु पे जो घर्षण बल है, जो हमने बाह्य बल लगाया वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो घर्षण बल जो है इस बिंदु पे क्या होगा? सबसे अधिक होगा, सर्वाधिक होगा। तो इसको बोलते हैं सीमांत या चरम घर्षण। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सीमांत या चरम घर्षण बोलते हैं। तो सीमांत या चरम घर्षण का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है। अभी वस्तु चली नहीं है लेकिन वो इस स्थिति में पहुंच चुकी है। सीमांत घर्षण का मतलब है कि वस्तु इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब यदि एक छोटा सा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो वस्तु क्या होने लगेगी? चलने लगेगी। तो सीमांत घर्षण का मतलब होता है कि वस्तु की संपर्क सतहों के मध्य घर्षण बल का वह मान, ठीक है, जिसमें यदि थोड़ा सा भी बाह्य बल लगा दिया जाए तो फिर वस्तु क्या करने लगती है? चलना प्रारंभ कर देती है। तो उसको क्या बोला जाता है? सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया? बाह्य बल को यहां से थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतना, इतने बल पे आपको सीमांत घर्षण मिला। अब जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओगे वस्तु अब क्या होगी? यहाँ पे चलना प्रारंभ कर देगी। तो जब वस्तु यहाँ पे चलना प्रारंभ करेगी, वस्तु चलना प्रारंभ कर दी इस बल से, जैसे ही हमने आगे बढ़ाया बल तो वस्तु क्या कर दी? चलना प्रारंभ कर दी। और जब वस्तु चलना प्रारंभ कर दी तो हम देखेंगे कि जो सीमांत घर्षण है
या घर्षण बल का जो मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब वस्तु चलने लगेगी तो उसको क्या बोलोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज, तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन यानी क्या बोलोगे, गतिज घर्षण इसको बोलोगे। ठीक है, तो गतिज घर्षण को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। सीमांत को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो सबसे अधिक मान किसका होता है, सीमांत घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, गतिज घर्षण का मान क्या होता है, उससे कम होता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, ये क्या है, गति विरोधी बल है। ठीक है, जो मोशन का, गति का क्या करता है, विरोध करता है। और आरोपित बल की क्या होता है, हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, बाह्य बल 0 है, तो घर्षण बल का भी मान क्या होगा, वहां पे 0 होगा। जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाएंगे, घर्षण बल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और घर्षण बल का अधिकतम मान कब होता है, सीमांत घर्षण पे होता है। और रनिंग अवस्था में यानी गतिज स्थिति में, यानी काइनेटिक कंडीशन में या रनिंग अवस्था में, हम बोलेंगे कि घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, इसमें लिखिएगा, जब किसी पिंड पर, जब किसी पिंड पर, किसी पिंड यानी किसी बॉडी पर कोई बल आरोपित न हो, कोई बल अप्लाइड न हो, कोई बल अप्लाई न हो, आरोपित न हो, तो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स शून्य होता है, 0 होता है। तो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है। नेक्स्ट के, आरोपित बल बढ़ाने पर, अप्लाइड बल, अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर घर्षण बल का मान, फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, यदि पिंड पर, यदि पिंड पर, यदि बॉडी पर आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स कम हो, कम हो, तो वह स्थिर अवस्था में रहता है, तो वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। इस स्थिति में दोनों संपर्क सतहों, दोनों संपर्क सतहों, दोनों कांटेक्ट सरफेस के मध्य, बिटवीन, कार्य करने वाले बल को, एक्टिंग फोर्स को, कार्य करने वाले बल को स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्थितिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हो, तो जब फ्रिक्शन फोर्स का मान जो है, जो आरोपित बल जो है, उसका मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वस्तु उस समय चल नहीं रही है, तो उस समय जो फोर्स होगा दोनों कॉन्टेक्ट के बिटवीन, उसको क्या बोलोगे आप, स्थैतिक घर्षण बोलोगे। अभी वस्तु चल नहीं रही है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब सीमांत घर्षण क्या है उसको लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उसमें लिखिए, जब आरोपित बल
के कारण, जब आरोपित बल के कारण, अप्लाइड फोर्स के कारण पिंड, बॉडी ठीक चलने को तैयार हो जाती है, बॉडी ठीक चलने को तैयार हो जाती है। ठीक है, तो हमने अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल इतना बढ़ा दिया है कि अब बॉडी जो है वो ठीक चलने के लिए क्या हो गई है, रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। तो इस स्थिति में संपर्क सतहों के मध्य कार्य करने वाला, कॉन्टेक्ट सरफेस के बिटवीन वर्क करने वाला, संपर्क सतहों के मध्य कार्य करने वाला, कॉन्टेक्ट सरफेस के बिटवीन वर्क करने वाला घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण कहलाता है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उसमें लिख लीजिए इसका मान मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। तो सीमांत घर्षण का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल के जिस मान पर आरोपित बल के जिस मान पर पिंड यानी बॉडी चलने लगती है, तो संपर्क सतहों के मध्य कॉन्टेक्ट सरफेस के बिटवीन घर्षण, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण कहलाता है। ठीक है, गतिक या गतिज घर्षण कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, तो इसका मान क्या होता है, यहां पे घट जाता है। अब अलग से पॉइंट डाल के लिखिए, सीमांत घर्षण का मान, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरा लिखिए, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कॉमा गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। नेक्स्ट की, घर्षण यानी फ्रिक्शन गति विरोधी बल है, मोशन रेजिस्टेंस फोर्स है। एक मिनट रुको, तो बहुत कॉल आ रही है, क्या हो गया है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखे हैं लास्ट कि जो ठीक है, तो उसमें लिख रहे थे कि ये जो है गति विरोधी बल है। तो ये जो है गति विरोधी बल है, इसकी दिशा आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इसकी दिशा आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो यदि बोलता है कि जैसे साइकिल सवार है, साइकिल सवार क्या कर रहा है, यहाँ पे साइकिल को चला रहा है ऐसे। ठीक है, तो साइकिल सवार जो है साइकिल को चला रहा है, साइकिल जो हमारी है वो इस दिशा में चल रही है। ठीक है, तो जो हम बल लगा रहे हैं, आरोपित बल, वो हमारा बल इस दिशा में होगा।
तो जो जमीन है और टायर है इसके मध्य क्या करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। तो घर्षण बल की दिशा कैसी होगी, उसके विपरीत होगी। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि घर्षण बल की दिशा साइकिल के चक्कों पे या गाड़ी के चक्कों पे घर्षण बल की दिशा कैसी होती है, जिस दिशा में चल रही है आगे की ओर या फिर पीछे की ओर, तो कैसी होती है वो, पीछे की ओर। आप आगे की तरफ इधर जा रहे हो साइकिल चला के, तो घर्षण बल कैसा लग रहा है, पीछे की ओर। हम आरोपित बल सामने है, सामने चल रहे हैं, तो घर्षण बल कैसा होता है, पीछे होता है। तो उसी के नीचे लिखिए, साइकिल के चक्कों पर, साइकिल के टायर पर घर्षण बल पीछे की ओर होता है। साइकिल के टायर पर फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, स्टेशनरी कंडीशन में होती है, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है, स्टेशनरी कंडीशन में होती है, तो घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो घर्षण बल बाह्य बल के बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ठीक, तो जब वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है, तो जो घर्षण बल है वो किसके बराबर होगा, बाह्य बल के। बाह्य बल यदि जीरो होगा तो घर्षण बल भी जीरो होगा। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट के, जब वस्तु चलने की स्थिति में होती है, जब वस्तु चलने की स्थिति में होती है, तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। जब वस्तु चलने की स्थिति में होती है तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब वस्तु चलने की स्थिति में होती है, तो ये देखिए यहां पे क्या था, ये वस्तु चलने की स्थिति में आ गई थी, यहाँ पे वस्तु चलने की स्थिति में आई थी ना, तो इस समय घर्षण बल का मान क्या था, देखो सबसे ज्यादा है, घर्षण बल बढ़ रहा है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट के, जब वस्तु चलने लगती है, जब वस्तु रन करती है, चलने लगती है या मोशन करती है, तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स घट जाता है। तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स घट जाता है। ठीक है, तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यहाँ पे घट जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो घर्षण है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा स्टैटिक घर्षण है या फिर सीमांत घर्षण है, इसके नियम होते हैं। इसका नियम क्या होता है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक, ये किस पे निर्भर करता है, जो सतह होती है, संपर्क सतह होती हैं, उन संपर्क सतहों की स्थिति पे निर्भर करता है कि वो सतह कैसी है, चिकनी है या फिर वो खरदूरी है। यदि चिकनी सतह होगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और रफ सरफेस होगी, खुरदुरी सतह होगी तो बढ़ जाएगा। लेकिन जो संपर्क सतह होती हैं उनकी आकृति और क्षेत्रफल उनके शेप और एरिया पर निर्भर नहीं करता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है किस पर निर्भर नहीं करता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के शेप एंड एरिया पर, शेप एंड एरिया यानी आकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या घर्षण बल है या फ्रिक्शन फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलेंगे, यानी स्थितिक घर्षण गुणांक उसको बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो नियम है, ये नियम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो इससे हमको स्थितिक घर्षण गुणांक मिल जाता है यहाँ पे। तो स्थितिक घर्षण गुणांक जो है वो किसका रेशियो होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स और
नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रेशियो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसको कल नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।